हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10 है। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। और ये लेक्चर आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम के लिए और आरओ के प्री के एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वो 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख सकते हैं। 9 के 9 लेक्चर को आप देख सकते हैं और कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और इस सीरीज के अंतर्गत हम पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं, साथ में एमसीक्यूज भी कराएंगे, जो कि लास्ट में आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो कौन सा रहने वाला है, डीपीएसपी के बारे में। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन एग्जाम वेब डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री टेस्ट भी आपको आरओ के मिल जाएंगे, जो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आरओ के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहने वाले हैं, नोट्स रहने वाले हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री रहने वाली है। तो इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो इस लेक्चर के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, या फिर हम डायरेक्टली शॉर्ट में आपसे कहेंगे कि डीपीएसपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डीपीएसपी अगर बात की जाए तो डीपीएसपी का स्रोत क्या है, यानी डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, किस देश के संविधान से बोरो किए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से बोरो किए गए हैं। अब यहाँ पर एक दो बार ये क्वेश्चन भी देखा गया है स्टेटमेंट में कि आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए हैं। हालांकि ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिए, स्पेन के संविधान से लिए। एक दो बार स्टेटमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पर इसकी प्रकृति पूछी जाती है कि इसका नेचर कैसा होता है, यानी जो डीपीएसपी हैं इनका प्रकृति कैसी होती है। इनकी प्रकृति जो होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी सकारात्मक होती है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। और विधिक स्वरूप कैसा होता है, अपरिवर्तनीय होता है, यानी ये न्यायोचित नहीं होते हैं। ये अप्रवर्तनीय होते हैं, न्यायोचित नहीं होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर इनका हनन होता है या उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और ये संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कवर किए हैं, 36 से 51 तक अनुच्छेद कवर किए हैं। अब यहीं पर ये चीज पूछ ली जाती है कई बार। पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है क्या। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा द्वारा सरकार को दिया गया वह सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना नीति निर्माण के समय जरूरी होता है या जरूरी है। तो सरकार का सकारात्मक निर्देश है, सरकार का कैसा निर्देश है, पॉजिटिव निर्देश है या पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन देगी तो सर कौन देगी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी राज्य जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन देगी। तो इसीलिए तो इन्हें राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। और ये नीति क्यों कहा गया है, क्योंकि ये नीति निर्माण करने का कार्य करती है। नीति निर्माण के समय में ऐसे डायरेक्शन का यूज किया जाता है, तो इसीलिए इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। अब यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि डीपीएसपी का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि डीपीएसपी को कितने प्रकार में रखा जा सकता है, तो इनको 3 प्रकार में रखा जा सकता है। एक तो रखा जा सकता है गांधीवादी, एक किस में रखा जा सकता है, गांधीवादी में रखा जा सकता है, गांधीवादी। दूसरा किस में रखा जा सकता है, समाजवादी। दूसरा जो है वो किस में रखा जा सकता है, समाजवादी। तीसरा किस में रखा जा सकता है, वैदिक या सॉरी वैदिक या उदारवादी। तो तीसरा किस में रखा जा सकता है, वैदिक या उदारवादी में रखा जा सकता है। अब गांधीवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, इसको यहाँ पर नोट करेंगे। तो एक तो 40 आ जाता है, एक 43 का आ जाता है, और एक 46 आ जाता है, और एक कौन सा आ जाता है, 47 आ जाता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर पूछा जाए समाजवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो समाजवादी में 38 आता है, 39 आता है, 39 का आता है, 39 का, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, 39 का आ जाता है। इसके बाद में
41 आ जाता है, 42 आ जाता है और 43 आ जाता है। इसके बाद में अगर पूछा जाए सर वैदिक या उदारवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं, तो 44 आता है, 45 आता है, 48 आता है, 48 का आता है, इसके बाद में 49 आता है, 50 आता है और 51 आता है। तो ये सभी अनुच्छेद वैदिक या उदारवादी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व हैं या हम कह सकते हैं डीपीएसपी हैं, तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है, तो इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या उद्देश्य होता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही डीपीएसपी का उद्देश्य होता है। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य है डीपीएसपी का उद्देश्य है। अच्छा, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा की गई है। वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, एक तो हो जाता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा हो जाता है, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा न्याय कौन सा हो जाता है, राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय या राजनीतिक न्याय भी कह सकते हैं, राजनीतिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के न्यायों के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। किसकी बात करता है सर, लोकतंत्र की बात कर रहा है। यानी ये किसकी बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि ऐसा डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक तरीके से बिल्कुल उचित मानी जा सके। अच्छा, ये दावे किसके किए जाते हैं, तो ये राज्यों का दावा है। मतलब ये बात किसका दावा है, ये राज्यों का दावा है। राज्य ये बात कहते हैं कि हम ये कार्य कर कर देंगे, तो ये राज्यों का दावा है। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी बात की गई है। तो अब हम सभी अनुच्छेद को एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं राज्य। आखिर राज्य क्या होता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना ये किसका कार्य है, ये राज्य का कार्य है। और यही तीनों प्रकार के न्याय हैं किसमें कहा गया है, प्रस्तावना में इनका वर्णन किया गया है। और जब मैंने प्रस्तावना वाला लेक्चर बताया लिया था तो उसमें ये चीज बताई थी कि जो जो प्रस्तावना में शब्द वर्णित हैं वो और संविधान में किस किस जगह से लिए गए हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई थी। इससे पहले का जो टॉपिक है वो हमने कौन सा लिया था, इससे पहले का टॉपिक हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंट होता है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है कि सरकार की शक्तियों को घटा देता है। सरकार की शक्तियों को, जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है, गवर्नमेंट पावर, उसको क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट की पावर होती है, गवर्नमेंट की पावर उसको बढ़ा देता है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो ये सरकार की पावर को कम करेगा। लेकिन अगर वहीं डीपीएसपी की बात की जाए, क्योंकि ये तो राज्यों का ही दावा है और ये नागरिकों का दावा है कि नागरिक दावा करते हैं कि ये हमें मिलनी चाहिए, और ये राज्य दावा करता है। तो अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये गवर्नमेंट पावर को बढ़ा देता है। अगर वहीं बात करें ये फंडामेंटल राइट्स की, तो ये कैसे होते हैं, ये निगेटिव होते हैं यानी ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक कैसे होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट की शक्तियों को कम करते हैं। जब गवर्नमेंट की शक्तियों को कम करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे या ऋणात्मक हो जाएंगे। इसके बाद में ये तो दूसरा पॉइंट बन गया। तो सर ये वाले कौन होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि ये पावर को बढ़ा देते हैं। जब पावर को बढ़ा देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। इसके बाद में अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की, तो इन्हें क्या है, ये इन्हें कानूनी मान्यता मिली है। क्या मिला है, इन्हें
कानूनी मान्यता मिली है। कानूनी मान्यता से मतलब क्या है कि इनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। अगर इनका हनन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो हम कहाँ पर, न्यायालय में जा सकते हैं। जबकि जो डीपीएसपी है इनको राजनीतिक मान्यता मिली है। किस प्रकार की मान्यता मिली है इनको? इनको राजनीतिक मान्यता मिली है। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये निलंबित हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं ये कैसे हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। निलंबित हो सकते हैं। और जबकि डीपीएसपी हैं ये निलंबित नहीं हो सकती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए डीपीएसपी निलंबित नहीं होगी। और फंडामेंटल राइट्स जब आर्टिकल 352 या फिर कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी कुछ भी लगती है तो उस पर्टिकुलर स्थान पर या पूरे देश में या कुछ पर्टिकुलर स्थान पर जहां पर इमरजेंसी लग रही है वहां के पर निवास करने वाले लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनका हनन कर लिया जाता है, उनको छीन लिए जाते हैं, मतलब उनको नहीं दिए जाते हैं। तो ये क्या, निलंबित कर दिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम डायरेक्टली कि निलंबित कर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 36 से स्टार्ट करेंगे और 51 तक पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा को बताता है। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताया था तो अनुच्छेद 12 में राज्य की यानी स्टेट की परिभाषा बताई, सॉरी स्टेट या कैसे, हाँ चलिए स्टेट ही कह लेते हैं, स्टेट की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताई थी। तो जो राज्य होता है वो क्या होता है? इसके 4 अंग होते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए कौन कौन से 4 अंग होते हैं। एक तो होता है भूमि जिसके पास हो खुद की, दूसरा होता है कि उसकी खुद की जनसंख्या हो, तीसरा होता है उसकी खुद की सरकार हो, चौथा होता है वो कैसा हो, संप्रभु राज्य हो या संप्रभु देश हो। तो ये राज्य के 4 अंग हैं। इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर कोई नॉर्मली पूछ भी सकता है। इसके बाद में अब हमारा क्या आता है? अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 हमें ये बताते हैं कि ये कैसे हैं, अप्रवर्तनीय हैं। मतलब इन्हें राजनीतिक मान्यता मिली है ना कि कानूनी मान्यता। और जिनको कानूनी मान्यता मिली होती है तो उनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, याचिका दर्ज कर सकते हैं। और जिनको राजनीतिक मान्यता मिली होती है तो उनके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कानून में उनके खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना है या फिर हम कोई भी न्यायालय में जाकर याचिका दर्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे न राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम याचिका दर्ज नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि अवसर की समानताओं को समाप्त करना। जो अवसर की समानताओं हैं या जैसे आय हो गया, सुविधा हो गई, तो इस प्रकार की अवसर की समानताओं को समाप्त करना ही अनुच्छेद 38 का उद्देश्य है। इसके बाद में 39A, 39A क्या कहता है? अनुच्छेद 39A कहता है कि राज्य स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध करेगा। राज्य क्या करेगा? जितने भी स्त्री हैं या पुरुष हैं वो अच्छे तरीके से जीवन जी सके, यानी आर्टिकल 21 का अच्छे तरीके से पालन कर सकें। देखिए हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक चीज है जो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए क्या है, 39 एक जो 21 कहता है कि राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। अब जीवन जीने के अधिकार के लिए ऐसा तो है नहीं केवल जीवन जी लिया जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं आजीविका होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इनकम रिसोर्सेस होने चाहिए, तभी तो हम जीवन जी सकते हैं। क्योंकि जब तक इनकम नहीं होगी तब तक हम खाएंगे क्या, हम क्या क्या कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे। तो ये सब चीजें हैं वो नहीं हो सकती हैं। और इंसान की जो बेसिक चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब खाना हो जाए, कपड़ा हो जाए और रहने के लिए जगह हो जाए, तो समझ लीजिए इंसान अपनी आजीविका या फिर इंसान अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो जो 39A है वो क्या कहता है कि राज्य यानी स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट है यहाँ पर स्टेट का मतलब। तो स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। मतलब राज्य क्या करेगा, रिसोर्सेस देगा। किस प्रकार के रिसोर्सेस देगा? जिससे जहां पर कोई भी वुमेन हो या फिर कोई भी मैन हो, कोई भी दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो, तो दोनों वर्क करके अपना कुछ रुपए या इनकम कर सकें और इनकम करने के बाद में अपनी आजीविका चला सकें। तो ये कौन करेगा? राज्य करेगा। इसके बाद 39B क्या कहता है? 39B कहता है कि देश के संसाधनों को जनहित में प्रयोग करना। मतलब देश में जितने भी इंडिया के या फिर भारत के, हम भारत की ही बात कर रहे हैं, भारत का संविधान पढ़ा था तो सिंपल सी बात है भारत का एग्जाम्पल लेंगे। तो भारत में जो भी रिसोर्सेस हैं,
जो भी रिसोर्सेस हैं इन रिसोर्सेस को जनहित में यूज करना, जनहित में यूज करना, यानी जो लोगों के लिए यूज करना, जो लोग हैं उनके लिए रिसोर्सेज को यानी साधन को यूज करना, ये 39B कहता है। मतलब देश में कोई भी रिसोर्सेज अगर मिलता है तो वो जनहित में यूज होना चाहिए। 39C क्या कहता है, आय संपदा का संकेंद्रण करेगा। और 39D कहता है स्त्री एवं पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। मतलब चाहे वो फीमेल हो, फीमेल, या चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए अगर वो समान काम कर रहे हैं तो उनको वेतन भी या सैलरी भी समान देनी चाहिए। इसके बाद में 39E क्या कहता है, राज्य नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। जो राज्य में मतलब राज्य है यानी सरकार है, वो जो रहने वाले उसके नागरिक हैं, यानी उसकी जो जनसंख्या है उसकी जो नागरिक है वो क्या करेगा, उनके हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेगा और हेल्थ की रक्षा करेगा यानी स्वास्थ्य का संरक्षण करेगा। 39F क्या कहता है, राज्य बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। बचपन और यौवन को किससे बचाएगा, शोषण से बचाएगा। इसके बाद में आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कहता है राज्य पंचायतों का गठन करेगा। राज्य किसका गठन करेगा सर, पंचायतों का गठन करेगा। और ये किस में बात कही गई है, अनुच्छेद 40 में कही गई है। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये हमारे मूल संविधान का ही हिस्सा थे। ये हमारे कौन से संविधान का, मूल संविधान का हिस्सा थे। मतलब इन्हें बाद में नहीं जोड़ा गया था, पहले ही जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, या वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दिव्यांगता, तो ऐसी कोई अगर दशा आती है तो इसमें काम पाने का अधिकार है। कैसा अधिकार है, काम पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 42 का कहता है कार्य संगत मनोवोचित दशाओं में परिपूर्ण प्रसूति सहायता, यानी कार्य संगत होने पर या मनोनिश्चित दशाओं में परिपूर्ण प्रसूति सहायता मिलेगी। इसके बाद में अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी मिलेगी। मतलब आपको इतनी मजदूरी दी जाएगी, अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो आपको इतनी मजदूरी दी जाएगी जिससे आप अपना जीवन या अपनी आजीविका अच्छे तरीके से चला सकें। तो निर्वाह योग्य मजदूरी, ये अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में मजदूरी की भागीदारी बनाना। मतलब जितने भी उद्योग हैं उसमें मजदूरों की भागीदारी यानी पार्टिसिपेट करवाना मैनेजमेंट में। इसके बाद में 43 खा क्या कहता है, राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। राज्य क्या करेगा, सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। और आर्टिकल 44 क्या कहता है, 44 कहता है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी लागू करेगा। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या एक समान नागरिक संहिता है जो, वो किस अनुच्छेद में बात की गई, तो अनुच्छेद 44 में बात की गई। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा पोषण की व्यवस्था करेगा। जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा व निःशुल्क पोषण की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 का कहता है राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति और दुर्बल बलों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण के लिए कार्य करेगा। जो जितने भी दुर्बल लोग हैं और अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो इनके लिए आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, इन तीनों शब्दों को याद रखेंगे। कौन कौन से 3 शब्द हैं, 3 शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। इनके 3 प्रकार से कल्याण करेगा। एक तो सामाजिक कल्याण करेगा, सामाजिक, दूसरा कैसा हो जाएगा, आर्थिक कल्याण करेगा, और तीसरा हो जाएगा शैक्षणिक कल्याण करेगा। अब किनका करेगा सर, तो ये करेगा अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल बल वाले लोगों का करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि राज्य पोषण के स्तर को ऊंचा उठाएगा एवं जितने मादक पदार्थ हैं, जो भी मादक पदार्थ हैं, उनके उत्पादन यानी प्रोडक्शन और उनकी सेलिंग पर प्रतिबंध लगाएगा। तो क्या ऐसा होता है अभी, ऐसा तो नहीं होता और ना ही होगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी मादक पदार्थ होते हैं ना, यहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, जो सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन है वो कहाँ से होता है, ऐसे ही मादक पदार्थों से होता है। तो राज्य
पोषण के स्तर को ऊंचा उठाएगा और जितने भी मादक पदार्थ हैं उन पर क्या है, उनके उत्पादन पर, उनके प्रोडक्शन पर और उनके सेलिंग पर रोक लगाएगा या प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसा होगा भी नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन का विकास करेगा और जितने भी दुधारू जीव हैं जो दूध देते हैं, विशेषकर गाय, तो इनके वध का निषेध करेगा। मतलब जैसे गाय है विशेष तौर पर, तो अगर गाय का वध करता है कोई, तो ये क्या है, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उसको कैसे संरक्षण देना है, किसको, गाय को। तो गाय को कैसे संरक्षण देना है, क्योंकि ये दुधारू पशु भी है और ये विशेष तौर से ऐसा, मतलब गाय का दूध ऐसा माना जाता है जिसका सेवन बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग कर सकते हैं। मतलब छोटे बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं करता है। गाय का दूध है जो, वो नुकसान नहीं करता है। इसके बाद में 48A क्या कहता है, राज्य पर्यावरण है इसका संरक्षण करेगा। राज्य किसका संरक्षण करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। सर, और एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है कि पर्यावरण संरक्षण की बात तो जो अधिकार है, वो अधिकार में भी तो कहीं ना कहीं बात हुई थी, तो वो कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। तो वो किस अनुच्छेद में बात की गई, तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 हो जाएगा, किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिकार के लिए। यहाँ पर नोट कर लेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिकार। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक होंगे इनका क्या करेगा, इनका कंजर्वेशन करेगा, संरक्षण करेगा। और अनुच्छेद 50 कहता है राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कार्यपालिका का कार्यपालिका का किससे पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है, अनुच्छेद 50 में बात कही गई है। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेगा। अगर बात की जाए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो अनुच्छेद बताएंगे सर, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 से रिलेटेड है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। अब इनका विभाजन कैसे किया गया डीपीएसपी का, सामाजिक निदेशक तत्व, गांधीवादी निदेशक तत्व, उदारवादी निदेशक तत्व। तो इनके बारे में तो पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, तो आप इनको एक बार नजर से देख लीजिए और अच्छे से तैयारी भी करिए। इसके बाद में भाग 4 से भी अलग कई नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है और ये कोई भी नहीं बताता होगा। तो भाग 4 से अलग, यानी 36 से 51 के बीच में भी जिनकी चर्चा नहीं की गई है, वो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो नीति निर्देशक तत्व ही हैं। तो अनुच्छेद 335 आता है सबसे पहले। तो 335 क्या कहता है कि राज्य एससी एसटी को जब नौकरियों में एससी एसटी को नौकरियों में आरक्षण देगा, जब आरक्षण देगा तब इस बात का ध्यान रखेगा कि प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मतलब जो एससी एसटी को तभी आरक्षण देगा जब क्या होगा, प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, आरक्षण दे देगा। इसके बाद अनुच्छेद 350 का क्या कहता है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 351 क्या कहता है, राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करेगा। राज्य किसके प्रयास करेगा, हिंदी भाषा के प्रयास विकास के लिए, हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट, तो हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है डीपीएसपी ये भी समाप्त होता है। और इसके बाद अब बहुत ही कम लेक्चर्स के अंतर्गत हम आपकी कंप्लीट पॉलिटी कवर कराने वाले हैं। और हो सकता है लेक्चर को अब हम बढ़ा दें, टाइमिंग जो इसकी बढ़ा दें, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेक्चर के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें या तो हम इसको 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें एक में तो हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जितने भी हैं वो सब पढ़ लेंगे, और दूसरे में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और प्राइम मिनिस्टर हो गया,
इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद में अगले दिन हम क्या करेंगे, मतलब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेट के लिए। तो स्टेट में भी हम सेम देख लेंगे गवर्नर के बारे में, इसके बाद में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लेंगे। और उसके बाद में हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद में हम अगले टॉपिक की ओर रुख करेंगे। तो अगले 10 से 15 लेक्चर के अंतर्गत कोशिश ये रहेगी कि 15 से 20 लेक्चर के अंतर्गत आपकी कंप्लीट पॉलिटी कवर हो जानी चाहिए। जो अगले 15 लेक्चर आएंगे इसमें हम एमसीक्यूज के लेक्चर भी ऐड किए हैं, जो कि आपके 3 से 4 लेक्चर एमसीक्यूज के रहेंगे। लगभग 500 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको कोई क्वेरी करनी है या फिर हमसे कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना होगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और एग्जाम वेब ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि इस वाली पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगी। जो ये वाली पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में कंप्लीट पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगी। जब आप फ्री कोर्सेज पर जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे